नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय जो सबसे मेन समस्या है हमारे पूरे विश्व के सामने वो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ तो एफर्ट दिखा रही हैं, लेकिन कई देशों को लगता है कि ये केवल एक गिमिक है जिससे उनकी प्रोग्रेस पीछे रह जाएगी। अभी एक देश के राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, उन्होंने अपने आप को पेरिस अकॉर्ड से पीछे खींच लिया था। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से वो राष्ट्रपति थे और किस देश के राष्ट्रपति थे। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या हम धरती को पिघलने से बचा पाएंगे। हमारा जो टारगेट है वो 2050 तक धरती का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखना है। और 2100 तक, यानी कि पूरी एक सेंचुरी है हमारे पास, हमें टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे कंट्रोल करना है। इसके ऊपर अगर टेम्परेचर चला गया तो हमारी धरती पर बहुत ज़्यादा तबाही आएगी, बहुत सारे ग्लेशियर्स पूरी तरह से पिघल जाएंगे और ग्लेशियर्स के पिघलने के साथ क्या होगा, एक साथ नदियों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा और फिर नदियाँ भी सूख जाएंगी। भाई नदियाँ कहाँ से आती हैं? सारी ग्लेशियर से तो आती हैं। ग्लेशियर पूरा साल पिघलते रहते हैं, तो पूरे साल वाली नदियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और समुद्र का जो लेवल बढ़ने से, वाटर लेवल बढ़ने से क्या है, जितनी भी हमारी कोस्टल सिटीज़ हैं, जो सारी हमारी समुद्र के किनारों पर शहर बसे हुए हैं, वो सब पानी में डूब जाएंगे। इंडोनेशिया तो सिंकिंग सिटी है, इंडोनेशिया की कैपिटल है ना जकार्ता, दैट इज़ नोन एज सिंकिंग सिटी। आप कभी नेट पे सर्च करना, आपको पता चलेगा क्यों वो सिंकिंग सिटी है। वहाँ पर रोज़ पानी भरता है, वो धीरे धीरे नीचे डूब रही है। तो इस तरह की समस्याएं फिर क्या है, धीरे धीरे पूरे विश्व को सामना करना पड़ेगा इस तरह की समस्याओं को। तो अभी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टॉपिक है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021। कई बार आपके बहुत सारे स्टेट्स के पीसीएस में और कई सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल एनर्जी रिव्यू जो रिपोर्ट है वो किस इंटरनेशनल एजेंसी ने जारी की है। तो ये 2021 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी की है। हर साल नहीं जारी करता ये, इस साल इन्होंने ये जो एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट है ये जारी की है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आईईए के बारे में, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है। तभी तो हम इसके बाद बात करेंगे कि ग्लोबल एनर्जी रिव्यू क्या है 2021, ठीक है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है? एक पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है, ठीक है। कहाँ पर बेस्ड है? पेरिस में बेस्ड है और ये ऑटोनोमस है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ये एस्टेब्लिश की गई थी 1974 में, एग्जैक्टली नवंबर 1974 में। क्योंकि तब क्या था, 1973 में 1973 में ऑयल क्राइसिस हो गया था बहुत बड़ा। ऑयल क्राइसिस को हैंडल करने के लिए कुछ कंट्रीज ने मिलकर के 1974 में इस एजेंसी का निर्माण किया था, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का निर्माण किया था। इसका लोगो ऊपर आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम था पहले कि जो भी डिसरप्शन होते हैं ऑयल सप्लाई में, ऑयल सप्लाई चेन होती है ना, ऑयल सप्लाई चेन में जो भी डिसरप्शंस आते हैं उनके बारे में रिपोर्ट करना और इंफॉर्मेशन गैदर करना। किसके बारे में? एनर्जी कंजम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, कहाँ कितनी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, क्या ट्रेंड है, आने वाले सालों में क्या ट्रेंड रह सकता है, इस चीज़ों के बारे में, इन सारी चीज़ के बारे में ये सारी जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी, उसका डेटा, उसका स्टैटिस्टिक्स बनाती थी और उन्हें कंट्रीज़ को, मेंबर कंट्रीज़ को अपनी रिपोर्ट्स देती थी। अच्छा, इसका मेन फोकस पहले ये रहता था, आज तक, यानी कि आप कह सकते हो कि 2-3 साल पहले तक इसका मेन फोकस रहता था फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड, यानी कि जो भी इंटरनेशनल ऑयल्स हैं, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट कंट्रीज हैं या फॉसिल फ्यूल जो हमारी एनर्जी है उसको प्रमोट करना, ठीक है। ये हमेशा जो है वो हैरास करती थी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को, लेकिन धीरे धीरे अब चेंजेस आ रहे हैं। तो इसके 30 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। आईईए के 30 मेंबर कंट्रीज हैं और 8 एसोसिएट कंट्रीज हैं, ठीक है। आईईए ने, ये कोई एनुअल रिपोर्ट नहीं है, हर साल नहीं पब्लिश होती, इसी साल पब्लिश किया है इसको, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए अभी देखते रहते हैं, ये पूरे विश्व का मैप है। इसमें जो डार्क ब्लू की से कंट्रीज है ना, ज़्यादातर यूरोप का है, ठीक है, जिसमें टर्की है, यूके है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा, ठीक है। ये सारी कंट्रीज जो हैं ये इसकी मेंबर स्टेट्स हैं। 30 मेंबर कंट्रीज हैं, ज़्यादातर यूरोप की हैं। और इसके बाद ये जो लाइट ब्लू कलर्स में, जिसमें इंडिया है, चाइना है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं
ये सारी कंट्रीज इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं रिपोर्ट में क्या है इसमें। व्हाट वी कैन डू टू स्टॉप राइजिंग टेम्परेचर, हमें क्या करना चाहिए राइजिंग टेम्परेचर को रोकने के लिए। सारे जो फ्यूचर के यानी कि 2021 के आगे के जितने भी फॉसिल फ्यूल्स के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, वो सारे हमें स्क्रैप कर देने चाहिए, यानी कि नया फॉसिल फ्यूल का प्रोजेक्ट कोई भी नहीं लगाना चाहिए। कौन कह रहा है? ये कह रही है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो आज तक एडवोकेट करती थी यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, ये कह रही है कि अगर हमें ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस 2050 तक कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नए फॉसिल फ्यूल्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सबको स्क्रैप करना पड़ेगा, सबको खत्म कीजिए आप, उसके बाद ही आप सोच सकते हैं कि हम जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस को मान सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, अच्छा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो ये भी इसने प्रेडिक्ट किया है कि 2040 के बाद से फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जितना भी हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल ये सारा कंज्यूम करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड में बहुत ही तेजी से कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि ज़्यादातर कहाँ चला जाएगा ये सारा जो एनर्जी का कंजम्पशन है, ये फॉसिल फ्यूल से हट करके ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जितने भी हम लोग व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, जो पैसेंजर कार व्हीकल्स हैं, ये सारे क्या होंगे? ये सब फॉसिल फ्यूल से हट करके इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। अब तो एक और अल्टरनेटिव यूज़ हो रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम, अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर भी कोई वीडियो बना देंगे, हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम क्या होता है। चलिए इन पे आ जाएगा। तो धीरे धीरे क्या है, बहुत तेज़ी से 2040 के बाद डिमांड कम होगी फॉसिल फ्यूल्स की। ठीक है, इनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फतीह बायरोल, ठीक है, इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फतीह बायरोल। अगर क्वेश्चन आ जाता है IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, तो फतीह बायरोल हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इन्होंने ये कहा कि 2050 तक जो है अभी भी हमारे पास विंडो है, हमने बहुत समय तो गवा दिया है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक विंडो है, बहुत ही नैरो विंडो है, हमें बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा उस पर। अभी भी एक विंडो है जिससे हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर वर्ल्ड का 2050 तक। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 400 स्टेप्स बताए हैं, 400 स्टेप जो हमें लेने हैं टू स्टॉप द टेम्परेचर इंक्रीजिंग बियॉन्ड 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हमें ये 400 तरीके अपनाने पड़ेंगे, तब हम जाकर के 2050 तक रोक सकते हैं। ठीक है, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन के न्यू फॉसिल फ्यूल्स के प्रोजेक्ट हैं वो सारे स्क्रैप करने पड़ेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, कोई नए फील्ड का डेवलपमेंट नहीं करना है। इसके बाद है सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है कि जितने भी इंटरनल कंजम्पशन इंजन आते हैं पैसेंजर व्हीकल्स में, इंटरनल कंजम्पशन इंजन ही है सारे, पेट्रोल और डीजल वाले सारे जो हैं, इसमें क्या होता है, ईंधन अंदर जाता है, वहां पर जलता है। तो जितने भी इंटरनल कंजम्पशन इंजन हैं इनका प्रोडक्शन 2035 के बाद बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है ये, 2035 के बाद बिल्कुल इंटरनल कंजम्पशन जितने भी इंजन्स हैं, व्हीकल्स हैं, इनका प्रोडक्शन बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। इनका आपको न्यू व्हीकल्स जो हैं इंटरनल कंजम्पशन वाले बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे, तभी हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं 2050 तक। ठीक है, नेक्स्ट है कि एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो 4% हर साल बढ़नी चाहिए लगभग। अभी भी अगर इंटरनल कंजम्पशन की बात करें तो इनकी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, 60% और 50%, यानी कि जितनी एनर्जी ये यूज़ कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी जितनी भी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है वो सारी की सारी जो है व्हीकल के चलने में इस्तेमाल नहीं हो रही, वो वेस्ट हो जाती है। एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो कई बार एनर्जी वेस्ट हो जाती है कई दूसरे फॉर्म में, वियर एंड टीयर में, है ना, कुछ हीट एनर्जी में वेस्ट हो जाती है। जब भी आप डीजल इंजन को या किसी भी इंजन को चलाते हो तो आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां हैं उनमें कूलेंट रहता है ना, ताकि इंजन को ठंडा रख सकें वो। या जो बाइक का, या आप कभी हाथ लगा के देखना, हाथ तो मत ही लगाना, बहुत गर्म होता है, थोड़ा महसूस करके देखना, बहुत गर्म हो जाता है। तो हीट एनर्जी के रूप में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है जितने भी इंटरनल कंजम्पशन है। तो इस तरह से पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं होता कोई भी सिस्टम, है ना। तो उन्होंने कहा है कि हमें वो उस एनर्जी एफिशिएंसी का लेवल हर साल 4% से बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम जो है जाकर के कम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी तो हीट जनरेट होती है, तो हमें क्या करना है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ानी है। इसके बाद
हमें एनुअल एडिशन करना पड़ेगा, किसमें? अपने सोलर पावर जनरेशन में और विंड पावर जनरेशन में। एनुअली एडिशन करना पड़ेगा कितना? सोलर पावर में 630 गीगावाट एंड विंड पावर में 390 गीगावाट का एडिशन हर साल करना पड़ेगा हमें इतना, ठीक है। तब जाकर के हम जो है 2030 तक इतना करते रहेंगे एडिशन, तो हम फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंस कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है रोड मैप टू अचीव ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी को अचीव कैसे कर सकते हैं? हमें रीन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं तो ग्लोबल जीडीपी आज जिस रफ्तार से बढ़ रही है, ठीक है ना, 2050 तक उससे 4% अधिक होगी। रीन्यूएबल एनर्जी का फ़ायदा ये है कि जो भी हमारी ग्लोबल जीडीपी है, जिससे हम नापते हैं कि हमारी विकास दर क्या है, हम किस दर से विकास कर रहे हैं, तो जो भी पूरी दुनिया की विकास दर इस समय चल रही है, अगर इसी ट्रेंड से चलते हैं जैसा आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तब हो सकता है वही रहे। लेकिन यदि रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग शिफ्ट करते हैं तो 4% ऑफ ग्लोबल जीडीपी बढ़ सकती है, ठीक है। 2050 तक रीन्यूएबल कैपेसिटी अगर हम बढ़ाते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी और एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ाते हैं, तो 2050 तक एनर्जी नीड जो है वो 8% तक कम हो जाएगी। एनर्जी हंगर हमारा 8% तक, यानी कि जितना आज हम कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं 2050 तक अभी 30 साल हैं लगभग, ऐसा तो है नहीं कि 30 सालों में हम लोग एनर्जी कम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये किस बेसिस पर कह रहे हैं कि हम 8% कम एनर्जी कंज्यूम करेंगे? ये कह रहे हैं इस बेसिस पर कि हम एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा लेंगे किसी काम करने के लिए। अब देखो, पहले एक बल्ब आता था जो 100 वाट एनर्जी लेता था और कम रोशनी देता था। अब धीरे धीरे क्या है, 5 वाट 7 वाट की एलईडी लाइट्स आ गई हैं जो उससे ज़्यादा एनर्जी देती हैं और लाइट देती हैं और एनर्जी भी बहुत कम कंज्यूम करती हैं। तो इससे क्या हो गया, एनर्जी एफिशिएंट हो गए हम लोग एनर्जी एफिशिएंट हो गए। इस तरह से और भी एनर्जी एफिशिएंसी और भी फील्ड्स में होगी। तो क्या है, हम ग्लोबल डिमांड को, हालांकि उन्होंने कहा कि एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन जो हैं वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगे, बहुत सारे नए लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना शुरू करेंगे, बहुत सारे नए अप्लायंसेस हम लोग शुरू करेंगे यूज़ करना, लेकिन फिर भी जो हम एफिशिएंसी बढ़ाएंगे एनर्जी की, उससे 8% तक एनर्जी डिमांड हमारी कम हो जाएगी, एनर्जी नीड हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। और एनर्जी एजेंसी ने इस रिपोर्ट में कहा है कि अगर हम क्लीन एनर्जी और क्लीन कुकिंग सॉल्यूशन पर काम करें, कुकिंग सॉल्यूशन क्या है, हमारे देश में आज से 5 साल पहले 10 साल पहले आपने भी देखा होगा क्या होता था, आज भी कई जगह चूल्हे पे भोजन बनता था। चूल्हे में क्या होता है, लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, लकड़ियाँ एफिशिएंट नहीं होती, क्लीन कुकिंग सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है। तो क्या है, अगर हम क्लीन कुकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करें हमारी जनता को अप टू 2050 और क्लीन एनर्जी दें, तो हम लगभग 2.5 मिलियन पर ईयर तक प्री मैच्योर डेथ बचा सकते हैं। यानी कि अगर किसी की एक एज 80 ईयर है, एवरेज एज ऑफ पर्सन, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 80 साल तक कोई भी व्यक्ति को जीना चाहिए, तो जितने भी व्यक्ति 80 साल से पहले डेथ हो जाते हैं किसी बीमारी के कारण या किसी और वजह, पोल्यूशन के कारण, हम लगभग 2.5 मिलियन पर ईयर लाइफ सेव कर सकते हैं। हर साल, प्रत्येक साल 2.5 मिलियन जाने हम बचा सकते हैं अगर हम क्लीन कुकिंग सॉल्यूशन और क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करें तो, ठीक है। इसके बाद है फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो 2050 तक फॉसिल फ्यूल्स केवल 20% एनर्जी डिमांड को पूरा करेंगी, यानी कि टोटल जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा होगा 2050 तक, उसका केवल 20% हिस्सा कहां से आएगा, फॉसिल फ्यूल से आएगा। ये इन्होंने अभी से भविष्यवाणी कर दी है कि तब तक इतनी रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल होने लगेगी या न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल होने लगेगी कि फॉसिल फ्यूल्स का हिस्सा घट करके 20% रह जाएगा। तो अभी कितना है, अभी 80% है, अब 80% तक फॉसिल फ्यूल का हिस्सा जो है वो हम लोग जो एनर्जी कंजम्पशन है उसमें 80% तक हिस्सा जो है वो फॉसिल फ्यूल्स का है। तो ये था इसकी रिपोर्ट और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। आप लोग पढ़ते रहिए, यदि यहाँ तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना।
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो क्या है, और भी करंट अफेयर्स पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, व्यस्त रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।